Hello students, Soumitra Sanyal here with ionic equilibrium and our today's topic is common ion effect. ये बहुत वाइटल टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आयनिक इक्विलिब्रियम में। बफर सॉल्यूशंस कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से बनते हैं। सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी पर कॉमन आयन इफेक्ट से असर पड़ता है। कैसे होता है, क्या होता है, कॉमन आयन इफेक्ट क्या है, सबसे पहले हम इसी की बात करें। So we shall start with common ion effect. What is common ion effect? नाम से मालूम पड़ रहा है कॉमन आयन का इफेक्ट। अब ये किस में और किस तरह से? अगर हमारे पास एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट हो सकता है, ये एक वीक एसिड हो सकता है, ये एक वीक बेस हो सकता है। वी हैव टेकन H2S। H2S को एक्वस कीजिए, पानी में मिलाइए। H2S क्योंकि एक एसिड है तो अपने आयंस में टूटेगा, H+ आयंस बनेंगे, एक्वस होंगे। सल्फाइड आयन भी बनेगा, ये भी एक्वस होगा। हमने H2S मॉलिक्यूल के कंप्लीट आयनाइजेशन पर, वैसे H2S टूटता है तो H+ और HS- भी बनते हैं, पर हमने सल्फाइड आयन तक बनाया है। लेकिन क्योंकि सल्फाइड आयन बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, H+ भी नहीं है, तो ये दोनों आयंस फिर से जुड़ेंगे और वापस H2S मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे, और ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। एंड बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस बीइंग रिवर्सिबल इन नेचर, दिस इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट मतलब ये 100% आयनाइज नहीं हो सकता। जिस वक्त ये आयनाइज हो रहा था, जितना भी आयनाइज हो रहा था, मान लीजिए कि 1% आयनाइज हो रहा है। 1% का मतलब है कि अगर 1000 मॉलिक्यूल्स H2S के हैं तो उनमें 10 मॉलिक्यूल्स H2S के 1000 में से 10 आयनाइज होंगे, 20 H+ आयंस होंगे और 10 सल्फाइड आयंस होंगे। बाकी 990 H2S मॉलिक्यूल्स बिना किसी आयनाइजेशन के ऐसे ही हैं, मतलब वो आयनाइज तो हो रहे हैं लेकिन फिर से बन जा रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस रिएक्शन बीइंग रिवर्सिबल। इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया, जिसकी जो कॉन्सेंट्रेशंस आ सकती है, हो सकती है, वो हो चुकी। नाउ वी आर डिस्टर्बिंग दिस इक्विलिब्रियम स्टेट। हाउ? We are adding a strong electrolyte। एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट इसमें ऐड करना है, लेकिन कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करने से काम नहीं चलेगा हमारा। हमको एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऐड करना पड़ेगा जिसमें कॉमन आयन हो, यानी इन दोनों आयन्स में से कोई एक आयन होना चाहिए। से हमने HCl मिलाया। HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये आयनाइज होता है, पानी में गया तो आयनाइज होगा, H+ बनेगा और क्लोराइड भी बनेगा। और क्लोराइड आयन हमने वीक एसिड और वीक बेस के आयनाइजेशन के टाइम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात की थी। मैंने आपको बताया था क्लोराइड आयन एक स्टेबल एनायन है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स इन आउटर मोस्ट शेल, और इसलिए ये वापस H+ से नहीं जुड़ता, वो एक्वस होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है और वो स्टेबल है। नाउ अगर आप ध्यान से देखें, जब आपने HCl को मिलाया इसी सॉल्यूशन में जिसमें H2S था, ये समझ लीजिए कि ये एक वेसल है, इस वेसल में आपने H2S डाला था और थोड़ी देर बाद इसी वेसल में आपने HCl भी डाला है, तो दोनों एक ही जगह पर मौजूद हैं। तो यहां पर H+ S2- और यहां से H+ और Cl-। अब आप H+ को अलग नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये H+ यहां से आ रहा है, ये H+ यहां से आ रहा है, वो टोटल H+ की कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी। नाउ सो व्हाट इज नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयंस? अगर आप देखें ध्यान से तो आप पाएंगे कि यहां पे H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हो गई है। क्यों इंक्रीज हो गई है? क्योंकि यहां से आपने जब इसे ऐड किया तो ये जो H+ आयन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आया, उसने यहां पर H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन को अचानक एक हाइक दे दी, एक एनहेंसमेंट दे दिया। नाउ व्हाट विल हैपन? अब नाउ वी कम टू ली शैटलिस प्रिंसिपल। व्हाट डज ही से? वो कहते हैं कि अगर आपने प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशंस को बढ़ाया तो रिएक्शन बैकवर्ड चलती है, अगर आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव होगी। लेकिन वी आर इंक्रीजिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड दैट इज अ प्रोडक्ट, सो व्हाट विल हैपन? रिएक्शन बैकवर्ड चलना शुरू होगी। अब इसका रिजल्ट क्या होने वाला है? जब ये रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी तो ऑब्वियस है कि
इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन H प्लस भी और सल्फाइड भी थोड़ा थोड़ा कम होने लगेंगे, क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं वापस। अब H प्लस तो ऑलरेडी इतना बढ़ चुका है कि कम होने के बावजूद उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन पहले के मुकाबले में बहुत कम होगी। यानी जब ये H2S अकेला था तब ये सल्फाइड आयन ज्यादा अवेल करा रहा था। जब आपने इस H2S सॉल्यूशन में HCl मिलाया, अगर मैं HCl की जगह NaCl मिलाता हूं तो ये Na प्लस और Cl माइनस होगा। Na प्लस के आने से या Cl माइनस के आने से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, या तो H प्लस और या सल्फाइड आयन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, जिससे या तो इसकी और या इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़े। हमको अगर सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को कम करना है तो हमें H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी और सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी। ये कहलाता है कॉमन आयन इफेक्ट। अगर हम एक सिंपल स्टेटमेंट दें तो क्या कहेंगे? व्हेन ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ड्यूरिंग आयनाइजेशन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट व्हिच इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस, a strong electrolyte containing a common ion, this is a common ion, strong electrolyte containing a common ion is added, then the ionization of weak electrolyte gets further depressed or suppressed। ये जो आयनाइजेशन हो रहा था ये और डिप्रेस हो गया। ये पहले ही ऑलरेडी ये 1000 में से 10 मॉलिक्यूल इसके आयनाइज हो रहे थे, अब 10 भी नहीं होंगे, 10 की जगह 5 होंगे, 4 होंगे, 2 ही होंगे। तो ये जो आयनाइजेशन हो पा रहा था वो और कम होने लग गया, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड होने लग गई। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। ये जो रिएक्शन बैकवर्ड चल रही है किस वजह से बढ़ रही है? क्योंकि यहां पे जो कॉमन आयन था इसमें इन दोनों का, वो कॉमन आयन की इफेक्ट, ये कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो गई और उसका इफेक्ट है इस रिएक्शन का बैकवर्ड डायरेक्शन में चलना। सो आई होप कि आप कॉमन आयन इफेक्ट समझ गए होंगे। अब कॉमन आयन इफेक्ट का यूज कहां होता है? जैसे किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर आपको किसी आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो चाहिए। एक एग्जांपल लेते हैं, जब आप सॉल्ट एनालिसिस करते हैं लेबोरेटरी में तो ग्रुप 2 जिसके मेंबर्स, मैं कुछ एक मेंबर्स लिख देता हूं, Pb2+ इसका मेंबर होता है, Hg2+ इसका मेंबर होता है, Cd2+, Sb3+, As3+, ये सब आर्सेनिक, एंटीमनी, कैडमियम, स्टेनस, स्टेनिक, ये सब इस ग्रुप के मेंबर हैं। इस ग्रुप को हम सल्फाइड ग्रुप कहते हैं। वैसे ही एक और ग्रुप है थर्ड ग्रुप। थर्ड ग्रुप में 3 मेंबर्स हैं सिर्फ, फेरिक आयन है, क्रोमियम आयन है, क्रोमिक Cr3+ और एल्यूमिनियम Al3+, ये 3 आयन थर्ड ग्रुप में है। इसको हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड ग्रुप। नाउ ये नाम क्यों रखे गए? सेकेंड ग्रुप के मेंबर सल्फाइड ग्रुप क्यों कहलाते हैं? सल्फाइड ग्रुप इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इस ग्रुप के जितने मेंबर्स हैं, ये जो सारे आयंस आपने कैटायंस ऊपर लिखे हैं, ये इनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इनके सल्फाइड्स का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बहुत लो होता है। बहुत लो का मतलब हुआ कि ये बहुत ज्यादा डिसॉल्व पानी में नहीं होते। अगर सल्फाइड आयन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन भी होगी तो भी ये कैटायंस सल्फाइड आयन के साथ मिलकर पीपीटी बना के नीचे सेटल हो जाएंगे, और इसलिए इनको पहचानने के लिए हम सल्फाइड आयन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी तरह इनको हाइड्रोक्साइड ग्रुप कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इन तीनों आयंस की खासियत है कि हाइड्रोक्साइड आयन की कितनी भी कम कॉन्सेंट्रेशन आप यूज कीजिए, फिर भी ये हाइड्रोक्साइड के साथ पीपीटी बनाकर नीचे सेटल हो जाते हैं। इन तीनों की टेंडेंसी हाइड्रोक्साइड से जुड़ने की बहुत ज्यादा है, इन सब की टेंडेंसी सल्फाइड से जुड़ने की बहुत ज्यादा है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सल्फाइड ग्रुप, दीज आर कॉल्ड हाइड्रोक्साइड ग्रुप। अब करना क्या है हमें? मान लीजिए मैं यहां पे लिखता हूं 4 आयंस, 4 अलग अलग वेसल्स में मुझे 4 कैटायंस दिए गए और कहा गया कि इनमें से लेड को पहचानना है। मुझे नहीं मालूम कौन सा लेड है, बाद में देखेंगे हम तो मालूम पड़ेगा कि ये तो फेरिक आयन है, बाद में देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये Pb2+ है, ये Ni2+ है, ये बेरियम आयन है। ये 4 आयंस हैं, लेकिन इनको बिल्कुल जंबल कर दिया गया है। हम नहीं जानते कि किसमें क्या मिलाया गया है। इसमें निकिल का है, मगर ये कौन सा है हम नहीं जानते। इन चारों में ABCD लिखा हुआ है। अब A कौन सा है, B कौन सा है, हम नहीं जानते। हमसे कहा जा रहा है कि लेड को पहचानिए, अलग कीजिए लेड को, पहचान के बताइए कि इन चारों में से किस वेसल में लेड है। हम क्या करें? हम सल्फाइड आयन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन यूज करेंगे। सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन हम यहां भी डालेंगे, यहां भी डालेंगे, यहां भी डालेंगे और यहां भी डालेंगे। इन चारों में कुछ नहीं होगा, इन तीनों में कुछ नहीं होगा।
सल्फाइड आयन की आपने इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन डाली है कि फेरिक आयन, निकेल आयन या बेरियम आयन उसके साथ में जुड़ेंगे नहीं। मगर यहां पर क्या होगा, यहां पर सल्फाइड आयन की इतनी कम कॉन्सेंट्रेशन होते हुए भी लेड और सल्फाइड आपस में जुड़ जाएंगे, पीबीएस बनकर नीचे सेटल हो जाएंगे। यहां ब्लैक कलर का पीपीटी आपको थोड़ी देर बाद सेटल होता हुआ दिखाई देगा। तो इस वेसल में जैसे ही वो पीपीटी अपीयर होना शुरू होगा, जैसे ही हमको दिखेगा कि ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो रहा है, हम तुरंत डिक्लेयर कर देंगे कि इसी वेसल में Pb2+ आयन था, क्योंकि बाकी 3 आयन सल्फाइड के साथ जुड़ नहीं रहे हैं, सल्फाइड की लो कॉन्सेंट्रेशन के साथ नहीं जुड़ रहे। ये निकेल की टेंडेंसी है कि वो सल्फाइड की थोड़ी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन के साथ में जुड़ता है, मगर यहां पर हम सल्फाइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत लो यूज कर रहे हैं। नाउ ठीक इसी तरह अगर आपसे कहा जाए कि इनमें से फेरिक आयन को पहचानिए कि फेरिक आयन किसमें है, हम नहीं जानते इनमें से किसमें फेरिक आयन है। हम एक काम करते हैं, क्योंकि हमें फेरिक आयन को पहचानना है, इसलिए हम हाइड्रोक्साइड आयन की बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन, वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। अब ये मत सोचिए फिलहाल कि हम कहां से लाएंगे, अब कहां से लाएंगे, उसी का जवाब है कॉमन आयन इफेक्ट। हाइड्रोक्साइड की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन हमने यूज की, यहां भी, यहां भी, यहां भी और यहां भी। यहां क्या हुआ, कुछ नहीं, सॉल्यूशन वैसा का वैसा दिखाई दे रहा है। यहां क्या हुआ, कुछ नहीं, यहां पर भी कुछ नहीं। यहां क्या हुआ, यहां पर एक प्रेसिपिटेट नीचे सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा है, रेड ब्राउन कलर का। ये प्रेसिपिटेट है फेरिक हाइड्रोक्साइड का FeOH होल थ्राइस। अब अगर कोई आपसे कहता है कि इस सॉल्यूशन में फेरिक आयन है, तो आपको कहना है कि जी हां, इसी सॉल्यूशन में फेरिक आयन है। कैसे पता इसी में है, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के साथ ना तो निकेल, ना बेरियम और न ही क्यूप्रिक आयन पीपीटी बनाने वाले थे। हाइड्रोक्साइड के बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसके साथ पीपीटी सिर्फ ये 3 बनाते हैं। इसलिए अगर फेरिक आयन है तो वो यही वाला है जहां पे पीपीटी सेटल हो रहा है। सो ये यूज होता है बहुत लो कॉन्सेंट्रेशन का। तो जहां पर अब सवाल है कि कॉमन आयन इफेक्ट का इसमें क्या रोल है। कॉमन आयन इफेक्ट का रोल समझिए। अगर आपको सल्फाइड आयन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, या हाइड्रोक्साइड आयन की, जैसे अभी हमने बात की, सेकंड ग्रुप के लिए सल्फाइड आयन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, थर्ड ग्रुप के लिए हाइड्रोक्साइड आयन की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, तो क्या करें। इसीलिए H2S जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, एक सोर्स, ये सल्फाइड आयन का सोर्स है, इससे सल्फाइड आयन मिलेगा मगर बहुत कम, लो, दिस इज लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन हम चाहते हैं इसको वेरी लो करना। क्या करें, इसको कम करने के लिए हम इसमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाते हैं जिसमें H+ आयन हो, जैसे HCl। ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पानी में जाते ही आयनाइज हो जाएगा, 100% आयनाइज होगा। H+ की बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन यहां से अवेलेबल होगी और उसका रिजल्ट ये होगा कि H+ की नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑल ऑफ अ सडन बढ़ जाएगी। H+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगी तो इसका जो आयनाइजेशन हो रहा है, जो भी हो रहा है थोड़ा बहुत, वो और सप्रेस हो जाएगा। अभी जितना भी आयनाइज हो रहा था, अब ये रिएक्शन क्योंकि बैकवर्ड चलेगी, और क्यों बैकवर्ड चलेगी, क्योंकि आपने H+ की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया है, तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगी। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड चली तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन तो कम होगी ही। तो सल्फाइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन जो पहले ही लो थी वो अब वेरी लो हो जाएगी। सो दिस इज यूज ऑफ कॉमन आयन इफेक्ट टू ऑब्टेन वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फाइड आयन। अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड ग्रुप के लिए हम NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर क्यों यूज करते हैं, इसलिए करते हैं कि हमको थर्ड ग्रुप के मेंबर्स की टेस्टिंग, थर्ड ग्रुप के मेंबर्स मतलब हाइड्रोक्साइड ग्रुप, वी नीड टू प्रोड्यूस वेरी लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। हाउ टू डू दैट। हाइड्रोक्साइड की बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन के लिए पहली बात मैंने NH4OH यूज किया। व्हाई आई एम यूजिंग NH4OH, व्हाई नॉट NaOH, व्हाई नॉट KOH। ये स्ट्रॉन्ग बेस है। अगर आपने पानी में NaOH डाला, अगर आपने पानी में KOH डाला, तो हाइड्रोक्साइड आयन की बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन अवेलेबल होगी, और इतनी बड़ी कॉन्सेंट्रेशन कि उसके साथ में कोई भी कैटायन पीपीटी बना के सेटल हो जाएगा। तो फिर तो जितने भी वेसल्स आपके पास हैं उन सब में प्रेसिपिटेशन होता हुआ दिखेगा। हमको हाइड्रोक्साइड की बड़ी कॉन्सेंट्रेशन नहीं चाहिए, बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, और इसके लिए हमने NH4OH यूज किया है। ये क्या है, ये एक वीक बेस है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। It ionizes partially only and therefore very low concentration of hydroxide is available. अब हम चाहते हैं कि हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन को और सप्रेस कर दें, इतना सप्रेस कर दें कि इसके साथ अगर कोई जुड़े
तो वो सिर्फ या तो Fe3+ या Cr3+ या Al3+ आयन हो। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को और सप्रेस करने के लिए क्या करें, एक काम करते हैं, हमको इसकी कॉन्सेंट्रेशन को सप्रेस करना है, तो हम एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट मिलाएं जिसमें ये आयन मौजूद हो। कौन? NH4Cl। NH4Cl सॉल्ट है और बिकॉज ऑफ बीइंग सॉल्ट ये एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो जब आप इसको पानी में डालेंगे तो NH4+ की बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन यहां से अवेलेबल होगी। जाहिर सी बात है कि ये अमोनियम आयन और ये अमोनियम आयन दोनों मिलकर बहुत बड़ा कॉन्सेंट्रेशन होगा, और इसलिए अगर इसके आयनाइजेशन पर आप गौर करें, ये अगर आयनाइज हो रहा है इसमें बनेगा NH4+ और OH-। इनकी बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन थी, मगर आपने बाहर से NH4+ मिला दिया, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिला के इसकी कॉन्सेंट्रेशन ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज हुई। तो रिएक्शन, आप प्रोडक्ट को बढ़ाएंगे तो रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा तो थोड़ा ये कम होगा, थोड़ा ये भी कम होगा। अब ये तो, इसको तो छोड़िए, ये तो पहले इतना बढ़ चुका है कि अब कम होके भी कुछ नहीं है, मगर हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी जितनी यहां अवेलेबल है, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक वीक बेस जितना हाइड्रोक्साइड दे सकता है उससे भी कम हो गया जब आपने इसमें ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जिसमें कॉमन आयन होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे कि हम NH4OH और NH4Cl का मिक्सचर क्यों ऐड करते हैं थर्ड ग्रुप के टेस्टिंग के लिए, क्योंकि हाइड्रोक्साइड के हमको बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। एक तो NH4OH वैसे ही वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत कम OH- देता है, ऊपर से हमने इसमें कॉमन आयन इफेक्ट लगा दिया, यानी NH4Cl सॉल्ट डाला है जिसमें कॉमन आयन है, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन और सप्रेस हो गई। सो आई होप कि आप कॉमन आयन इफेक्ट और उसका एप्लीकेशन समझ रहे हैं। और एक चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बफर सॉल्यूशंस बनते ही इसी से हैं। कैसे बनते हैं बफर सॉल्यूशन? किसी भी वीक, ये जो सॉल्यूशंस हमने आपके सामने रखे अभी दोनों, ये दोनों बफर सॉल्यूशंस थे। बफर सॉल्यूशन पर हम ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुके हैं। यहां पर सिर्फ इतना मेंशन करना है हमें कि जब भी कोई वीक एसिड या कोई वीक बेस, सबसे पहली चीज बिना किसी एम्बिग्विटी के, बिना किसी कंफ्यूजन के समझ लीजिए, कभी भी कोई स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस, यानी जो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जिसका आयनाइजेशन रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, वो कभी भी बफर सॉल्यूशन नहीं बना सकता। ये पंचलाइन बिल्कुल अच्छी तरह से याद रखिए, ये बॉटम लाइन है, इसके बाद और कोई बात नहीं। वीक एसिड होगा तो बफर बनेगा, या वीक बेस होगा तो बफर बनेगा। वीक एसिड जैसे अगर मैं HCl लेता हूं, ये एक वीक एसिड है। वीक बेस जैसे मैं AgOH लेता हूं तो ये भी एक वीक बेस है। वीक एसिड में सॉल्ट ऐड कीजिए। सॉल्ट कैसा? जिसमें कॉमन आयन हो, साइनाइड आयन। H+ तो एसिड की निशानी है, ये तो एसिडिक कैरेक्टर है, तो जो रेडिकल है, एसिडिक रेडिकल साइनाइड, वो होना चाहिए। यानी मैं क्या सॉल्ट मिला सकता हूं? मैं कोई भी ऐसा सॉल्ट मिला सकता हूं जिसमें साइनाइड हो, कैल्शियम साइनाइड CaCN होल ट्वाइस, या पोटेशियम साइनाइड KCN, या NaCN, कोई भी सॉल्ट मिला लीजिए, ये एक बफर बन जाएगा। दिस विल बी एन एसिडिक बफर। अब वीक बेस की बात करते हैं। अगर वीक बेस है आपके पास AgOH, तो इसमें भी सॉल्ट ही मिलाना है। सॉल्ट एज यूजुअल, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, सॉल्ट्स आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, कैसे भी टाइप का सॉल्ट हो, इसमें आप कोई भी एक ऐसा, क्योंकि बेस, वीक बेस की बात करें तो हाइड्रोक्साइड आयन तो बेसिक कैरेक्टर है, बट बेसिक रेडिकल है Ag+, तो जिसमें बेसिक रेडिकल हो ऐसा कोई भी सॉल्ट, AgCl ले लेते हैं, AgNO3 ले सकते हैं, Ag3PO4 ले सकते हैं, Ag2SO4 ले सकते हैं, Ag2CrO4 ले सकते हैं। सिल्वर का सॉल्ट होना चाहिए, क्योंकि यहां पर आयन सिल्वर है, तो सॉल्ट सिल्वर का होना चाहिए, चाहे वो सिल्वर सल्फेट हो, सिल्वर फॉस्फेट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सिल्वर आयन होना चाहिए जिससे कॉमन आयन इफेक्ट लग सके और हाइड्रोक्साइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन को और सप्रेस किया जा सके। साइनाइड आयन, जैसे यहां पर साइनाइड आयन था, कॉमन आयन, तो इससे साइनाइड की नेट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, उससे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का आयनाइजेशन बैकवर्ड चलने लगेगा और इसकी कॉन्सेंट्रेशन सप्रेस हो जाएगी। बिल्कुल यहां पर भी ऐसा ही हो रहा है। आपने जो सॉल्ट डाला है उसमें कॉमन आयन है, ये सॉल्ट है, ये तो बहुत बड़ी कॉन्सेंट्रेशन Ag+ की अवेल कराएगा, तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन अचानक बढ़ जाएगी, और अगर प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा तो ये आयन की कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्शन बैकवर्ड चलेगा, ये कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे कम होती जाएगी, ये एक बफर सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। तो बफर सॉल्यूशन भी कॉमन आयन इफेक्ट से ही बनता है। नाउ एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम करेंगे और
उस न्यूमेरिकल से हम आपको समझाएंगे कि हम सॉल्युबिलिटी की बात कर चुके हैं, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की बात कर चुके हैं। एक छोटा सा न्यूमेरिकल लेते हैं और देखते हैं कि सॉल्युबिलिटी या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पर, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट तो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, लेकिन सॉल्युबिलिटी चेंज होती है अगर आप कॉमन आयन इफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए लेड हाइड्रोक्साइड, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट किसी गिवन टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेल्सियस समझ लीजिए, ये दिया हुआ है 10⁻⁻15। अब हमसे पूछा जा रहा है कि हमने पानी में नहीं, लेड हाइड्रोक्साइड को NaOH में डिसॉल्व किया है और NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01 मोलर। बताइए इसकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी? व्हाट शुड बी सॉल्युबिलिटी ऑफ लेड हाइड्रोक्साइड? ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन तब जब आप इसके कॉन्सेप्ट्स को अच्छी तरह समझ लें। लेड हाइड्रोक्साइड आयनाइज हो रहा है, अब क्योंकि ये आप देख रहे हैं इसका KSP आप देखिए बहुत छोटी वैल्यू है, 10⁻⁻15, मतलब पॉइंट के बाद आप 14 टाइम्स 0.00000 लिखते जाए फिर 1 लिखें। ये इतनी छोटी वैल्यू है कि हम ये मान सकते हैं कि इसका आयनाइजेशन तो नहीं के बराबर हो रहा है। ये है, ठीक है। अब इसमें हमने NaOH मिलाया है। NaOH की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? NaOH की कॉन्सेंट्रेशन है 0.01। ये यहां पर मैंने रिवर्सिबल साइन नहीं लगाया, ये एक स्ट्रॉन्ग बेस है, ये पानी में गया, 100% आयनाइज हुआ, Na+ बना, OH- बना। व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH-? 0.01। ठीक है, यहां पर मैं बाकियों को मिटा देता हूं, मुझे उनकी जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि NaOH से इसकी अगर ये कॉन्सेंट्रेशन हो तो इससे हाइड्रोक्साइड कितना आएगा? हाइड्रोक्साइड ये आया। व्हाट इज नेट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन? अगर इसकी सॉल्युबिलिटी हो S, तो Pb2+ कितना बनेगा? अगर आप इसको देखें, ये कितना डिसॉल्व हुआ है या कितना आयनाइज हुआ है? ये आयनाइज हुआ है S, तो Pb2+ की कॉन्सेंट्रेशन होगी S और हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन होगी 2S। ओके, व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ lead ion Pb2+? This is S. What is concentration of hydroxide ion? This is 2S from lead hydroxide and 0.01 from NaOH. 2S plus 0.01, and I am going to write it 0.01. आप ऑब्जेक्ट कर सकते हैं कि सर 2S कहां गया? यहां पर अगर हम 2S को 0 मान रहे हैं तो S को क्यों नहीं माने? S को नहीं मान सकते क्योंकि लेड की नेट कॉन्सेंट्रेशन ही S है। अगर आप इसे 0 मान ले तो आपको यह मानना पड़ेगा कि लेड की कॉन्सेंट्रेशन कुछ है ही नहीं, तब तो सॉल्युबिलिटी 0 हो गई। हम यहां S को 0 नहीं मान सकते। व्हाट अबाउट दिस? ये वैल्यू तो S से डबल है, हो सकता है, जरूर होगा, लेकिन S की वैल्यू इतनी छोटी है कि 2S भी इस वैल्यू के सामने कुछ भी नहीं है, एंड दैट्स व्हाई वी आर इग्नोरिंग 2S। जब आपको 2S में 0.01 ऐड करना है तो हम इस 2S को इग्नोर कर देंगे। ये बहुत छोटी वैल्यू है, हमने इसे इग्नोर कर दिया। मैं फिर पूछ रहा हूं कि हमने यहां पर 2S को इग्नोर किया, डबल ऑफ S को इग्नोर किया, मगर यहां S को इग्नोर नहीं किया। इसलिए क्योंकि यहां पे हाइड्रोक्साइड के 2 सोर्सेस हैं, ये और ये। इनमें से ये बहुत बड़ा सोर्स है मगर ये बहुत छोटा सोर्स है, इसलिए हमने इसे छोड़ दिया। अगर आपके पास 1,01,20 रुपए हैं तो आप उसे 1,01,20 नहीं कहते, आप उसे सिंपली 1 करोड़ कह देते हैं। लेकिन अगर आपके पास रुपए ही 120 हैं तब फिर आप उसे 120 ही कहेंगे, 0 नहीं कहेंगे। तो यहां पे हमने 2S को इग्नोर किया, S को नहीं। नाउ ये 2 कॉन्सेंट्रेशंस हम यूज करेंगे, लेड आयन की ये और हाइड्रोक्साइड आयन की ये कॉन्सेंट्रेशन। नाउ अगर आप यहां पर इस आयनाइजेशन को देखें तो ये 2 आयंस बन रहे हैं, लेड आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। So what should be solubility product? Concentration of Pb2+ into concentration of OH-। क्या चार्ज बैलेंस्ड है? जी नहीं, चार्ज बैलेंस नहीं है। यहाँ पे 2+ है और यहाँ पे 1+ है, तो इसकी डिग्री 1 और इसकी डिग्री 2 कीजिए तो ये नेट चार्ज 2+ और ये नेट चार्ज 2- बैलेंस हो गया। या तो स्टोइकियोमेट्री को देख लीजिए, लेड आयन एक ही है, हाइड्रोक्साइड 2 है, इसलिए हाइड्रोक्साइड को स्क्वायर किया हमने। ओके, व्हाट इज लेड आयन कॉन्सेंट्रेशन? लेड आयन की कॉन्सेंट्रेशन S। व्हाट इज हाइड्रोक्साइड आयन कॉन्सेंट्रेशन? 0.01
स्क्वायर। व्हाट इज KSP? KSP आपको दिया हुआ था 10⁻⁻15। नाउ सॉल्व इट। इसको सॉल्व कीजिए, S आ जाएगा आपके पास। S is 10⁻⁻15 divided by this is 10⁻⁻2 square, 10⁻⁻15, 10⁻⁻4, just cancel, it gives you 10⁻⁻11। अब आप समझ सकते हैं ये S है, यानी ये सॉल्युबिलिटी है लेड हाइड्रोक्साइड की गिवन टेम्परेचर पर। हमने यहाँ पे 2S को क्यों इग्नोर किया, आप समझ सकते हैं 2S किस रेंज में आता। 2S का मतलब होता 2 × 10⁻⁻11। अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए इसमें जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं, हम इसको जोड़ेंगे, हम इसको इग्नोर नहीं करते, तो S कितना आ रहा है? S आ रहा है 10⁻⁻11 और यह है 10⁻⁻2। क्या आप इनको जोड़ना पसंद करेंगे? 10⁻⁻2 आप कॉमन निकालिए, ब्रैकेट में क्या बचा? 2 × 10⁻⁹ प्लस 1। Will you like to write it 1.8 times 0? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and then 2. Is it the proper way to write this? क्या तरीका होगा हमारे लिए? हम इसको इग्नोर कर देंगे और कहेंगे दिस इज सिंपली 1 × 10⁻⁻2 and that's why हमने यही किया। सो आई होप कि आप समझ गए होंगे कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है और कॉमन आयन से यहां पर भी लेड हाइड्रोक्साइड की सॉल्युबिलिटी आपसे पूछी किस में गई थी? NaOH में, जिसमें ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद है। इसका रिजल्ट ये हुआ कि लेड हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बहुत सप्रेस हो गई। इसलिए हो गई क्योंकि वहां ऑलरेडी हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद थे। अगर कोई आपसे पूछे कि किसमें सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं जो नीट में आते हैं, जो IIT में भी आते हैं। IIT में मैथमेटिकली, जैसे अभी हमने किया, IIT में मैथमेटिकली इस तरह से पूछा जाता है। नीट में वो सिंपल तरीके से, जैसे आपसे कहा जाए कि किसमें, किस सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्ट ले लेते हैं हम, चलिए Ag2CrO4 की सबसे ज्यादा सॉल्युबिलिटी किस सॉल्यूशन में होगी? 0.1 मोलर NaCl, 0.05 मोलर Na2CrO4, 0.2 मोलर K2CrO4 and 0.1 मोलर Ag2SO4। इन चार सॉल्यूशंस में से किसमें इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी? ये सबसे ज्यादा सॉल्युबल होगा उस सॉल्यूशन में जिसमें ना तो Ag+ हो और ना ही क्रोमेट आयन हो। अगर आप देखें इन चारों को ध्यान से, तो इनमें यहां पर Ag+ मौजूद है, यहां पर क्रोमेट आयन, यहां पर भी क्रोमेट आयन। सिर्फ यही एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें ना तो Ag+ आयन है और ना ही क्रोमेट आयन है। इसलिए इन तीनों में कॉमन आयन इफेक्ट अप्लाई होगा। जब इन सॉल्यूशन में, इस सॉल्यूशन में आप इसको डालेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट हो जाएगा, क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, यहां पर Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी। जब आप इस सिल्वर क्रोमेट को सोडियम क्रोमेट में डालेंगे तो क्रोमेट आयन की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा और इसलिए यहां पे कॉमन आयन इफेक्ट नहीं है। इसलिए यहां पर इसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सो आई होप आप सॉल्युबिलिटी के साथ कॉमन आयन का और इसके इफेक्ट का रिलेशन समझ गए होंगे। अगले कुछ वीडियोस में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। आयनिक इक्विलिब्रियम पर कुछ न्यूमेरिकल्स हमने किए हैं, कुछ हम और करेंगे, कुछ वीडियोस हम देखेंगे और आगे। अगर यहाँ तक आपको इस कॉन्सेप्ट में कहीं कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं। आप वीडियो के बाद जब कमेंट बॉक्स में आए वहाँ पर कमेंट लिख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।